हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ 16th ग्रुप या 6th ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो 16th ग्रुप में जो एलिमेंट है वह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम है। तो इस ग्रुप में मेनली हम लोगों को ऑक्सीजन और सल्फर की केमिस्ट्री को स्टडी करनी है, मतलब ऑक्सीजन, उसके कंपाउंड और सल्फर और उसके कंपाउंड्स के बारे में हमें मुख्य रूप से स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ 16th ग्रुप और 6th ग्रुप। तो केमिस्ट्री ऑफ 16th ग्रुप और 6th ग्रुप, 16th ग्रुप और 6th ग्रुप। तो केमिस्ट्री ऑफ 16th ग्रुप और 6th ग्रुप। तो 16th ग्रुप में एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ 16th ग्रुप। 16th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन सी हैं? दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। जिसमें से ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल। पोलोनियम ऑब्वियसली मेटल है, एंड सेलेनियम एंड टोल्यूरियम आर मेटलॉइड, मतलब मिश्र धातु, मतलब ऐसी एलिमेंट जिसके अंदर सम कैरेक्टर ऑफ मेटल और सम कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल हो, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। तो 16th ग्रुप में एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। जिसमें से ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम, टोल्यूरियम मेटलॉइड है, जबकि लेड मेटल है और ये रेडियो एक्टिव होती है। ऑब्वियसली पोलोनियम मैडम क्यूरी के कंट्री के नाम पोलैंड के ऊपर पड़ा है। ये क्या होता है? तो रेडियो एक्टिव मेटल, एंड ये मेटालिक होती है एंड रेडियो एक्टिव होती है। ध्यान दीजिए, 16th ग्रुप को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं, क्योंकि मेनली चाल्कोजेन मतलब ओर प्रोड्यूसर्स। तो 16th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजेन। चाल्कोजेन मीन्स ओर प्रोड्यूसर। मेनली जो हमारे अर्थ क्रस्ट में ओर्स हैं, या तो ऑक्साइड है, या तो सल्फाइड है, या तो सल्फेट है, या तो कार्बोनेट है, मतलब उसमें ऑक्सीजन और सल्फर जरूर मौजूद होता है। ज़्यादातर ओर्स के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर जरूरी तौर पर मौजूद होता है। इस कारण से 16th ग्रुप एलिमेंट को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऐसे ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट होती है NH2NP4। मतलब ऐसे ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो बेसिस में एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 1:2:2p4, मतलब ये हीलियम, ये 2:2p4। ऑब्वियसली ऑक्सीजन में अब सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन नियॉन मतलब 1:2:2p6, और ये 3:3p4। ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होती है, 3s3p4, 3d खाली होती है। सेलेनियम ऑब्वियसली इसमें 18 जोड़ दीजिए, है ना, 8 के बाद फिर 18 के बाद प्रॉपर्टी में रिपीट हो गए, तो 16 में 18 अगर जोड़ देंगे दैट विल इक्वल टू 34। तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएंगी? तो आर्गन 3d10, 4s2, 4p4। उसी तरह सेलेनियम के बाद टोल्यूरियम, इसमें 18 जोड़ दें तो 52। कॉन्फिगरेशन हो जाएंगी क्रिप्टन 4d10, 5s2, 5p4, और इसमें अगर 32 जोड़ दें तो 84। दैट इज पोलोनियम। कॉन्फिगरेशन हो जाएंगी जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2, 6p4। तो बेसिक इन सब में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है
जैसे यहाँ पर ऑटोमोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है 3s2 ऑटोमोस्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है 3s2 ऑटोमोस्ट ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट है 4s2 तो बेसिक ऑटोमोस्ट इन जनरल आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट क्या है, तो दैट इज ns2np4। मतलब ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में जो ऑक्सीजन हो, सल्फर, सेलेनियम हो, टोल्यूनियम हो, पोलोनियम हो, उन सब के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितनी, तो 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 और p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इन सब के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में वैकेंट डी होती है, जैसे 3s 3p 3d होगी, 4s 4p 4d होगी, 5s 5d होगी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ 2s और 2p होती है, 2d नहीं होती है। नाउ एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन इज एटमिक साइज। तो ऑब्वियसली ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट तक मौजूद है, जबकि सल्फर में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक, सेलेनियम में इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट तक। तो ऑब्वियसली ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती, इसलिए एटमिक साइज भी बढ़ेगी। एटमिक साइज डिपेंड ऑन एटमिक रेडियस, और एटमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। मतलब जितनी ज़्यादा ऑर्बिट की संख्या होती जाएंगी, एटम की साइज बढ़ती जाएंगी। तो ऑब्वियसली अगर एटमिक साइज की बात करें तो ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी होती है, उससे ज़्यादा होगी सल्फर की, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। नाउ सेकेंड वन इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम। किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण न्यूक्लियस और ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियस और ऑटो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन घट गई, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाती है। मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है, मतलब कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी। मतलब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा होती है सेलेनियम से, ज़्यादा होती है टेलोरियम से, ज़्यादा पोलोनियम से। नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बेसिक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी मॉलिक्यूल में एटम की वह टेंडेंसी जिसके कारण वह शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती। ऐसे भी ध्यान रखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है। तो बेसिक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से, ज़्यादा सेलेनियम से, ज़्यादा टेलोरियम से, ज़्यादा पोलोनियम से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। कोई गैसेस आइसोलेटेड एटम के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और वैसे अगर किसी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा देंगे, तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ऑब्वियसली जितनी छोटी एटम की साइज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, तो किसी गैसेस आइसोलेटेड एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे ये गैसेस आइसोलेटेड एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिक जितनी छोटी एटम की साइज होगी, न्यूक्लियस उतना नज़दीक होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को
गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर भी साइज ऑफ एटम, जितनी छोटी साइज एटम की हो उतनी ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें लगता है ज़्यादा होना चाहिए सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा होना चाहिए सेलेनियम से, सेलेनियम की ज़्यादा होनी चाहिए टेलोरियम से, ज़्यादा पोलोनियम से। लेकिन ऐसा नहीं होता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन की लेसर हो जाती है सल्फर से। ध्यान रखेंगे एक्सेप्शनल होता है कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेसर होती है सल्फर से। ऐसे भी ध्यान रखेंगे जो थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सेकेंड पीरियड वाले से। जैसे आप देखेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, तो एक्सेप्शन होता है। तो बेसिस सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो हमें लग रहा है कि ये ऑक्सीजन की साइज तो सबसे छोटी है, मतलब इसका न्यूक्लियस तो बड़ा नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन तुरंत इसमें गेन हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पर तो ठीक है साइज छोटी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, छोटे से एरिया में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली स्मॉल एरिया में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो रिपेल करता है। जबकि सल्फर में क्या है, तो सल्फर में भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, सल्फर में भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन थर्ड ऑर्बिट में है, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, इस कारण से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करता। तो सल्फर जो होता, जो सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करता है, किसकी तुलना में, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो ऑक्सीजन में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सल्फर की साइज बड़ी होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट एरिया जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कम है। तो सल्फर की साइज बड़ी होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम रिपल्सन फोर्स लगती है, किसकी तुलना में, तो ऑक्सीजन की तुलना में। इस कारण से जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे में लगता है कि ऑक्सीजन की साइज सबसे छोटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, सल्फर से सल्फर ज़्यादा, सेलेनियम ज़्यादा, टेलियम, लेकिन नहीं। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सल्फर की ज़्यादा हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सल्फर की ज़्यादा होती है, किससे, तो ऑक्सीजन से। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की कम इसलिए होती है क्योंकि उसकी साइज छोटी है। साइज छोटी होने के कारण ऑब्वियसली आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली जो आउटरमोस्ट ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ज़्यादा रिपेल कर देता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑब्वियसली सल्फर की ज़्यादा होती है। ध्यान रखिए एक्सेप्शनल होता है। तो केमिस्ट्री ऑफ 16th ग्रुप या 6th ग्रुप, तो 16th ग्रुप में एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन सल्फर ऑब्वियसली नॉन मेटल है और पोलोनियम मेटल है, जबकि सेलेनियम और टेलोरियम मेटलॉइड है। मेटलॉइड मतलब मिश्र धातु, मतलब जिसके अंदर सम करेक्टर ऑफ मेटल और सम करेक्टर ऑफ नॉन मेटल हो। 16 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं। चाल्कोजेन मतलब ओर प्रोड्यूसन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओर या तो ऑक्साइड है, या तो सल्फाइड है, या तो सल्फेट है, या तो कार्बोनेट है, मतलब ऑक्सीजन या सल्फर जनरली मौजूद होती है। इस कारण से 16 ग्रुप एलिमेंट को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देख रहे हैं, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 16 ग्रुप एलिमेंट की NH2NP4 है, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ग्रुप को 6A ग्रुप भी कहते हैं। एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, जो एटमिक साइज है, एटमिक रेडियाई है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती, इसलिए साइज बढ़ जाता। अनास एनर्जी साइज बढ़ने से बेसिक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी एनर्जी जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हमें लगता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए सल्फर से, लेकिन नहीं, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है। नाउ मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर में मेटालिक कैरेक्टर इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर ऑब्वियसली आनास एनर्जी घटती जाती है। तो जिस एलिमेंट की आनास एनर्जी सबसे कम होगी वह मेटालिक इन नेचर होगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर
आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है, जिसके कारण मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर इज द नॉन मेटल। ऑक्सीजन सल्फर क्या है? तो नॉन मेटल है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर कम मेटालिक कैरेक्टर है, सल्फर से सल्फर के अंदर कम है, सेलेनियम से सेलेनियम में कम है, टेलुरियम से टेलुरियम में कम है, पोलोनियम से। तो ऑब्वियसली ऐसे भी ये नॉन मेटल होती है। ऑक्सीजन सल्फर इज द नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। ऑब्वियसली पोलोनियम इज द मेटल, पोलोनियम मेटल है, एंड सेलेनियम टेलुरियम आर द मेटलॉइड। और सेलेनियम टेलुरियम क्या है? तो मेटलॉइड है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो डिपेंड करता है, या बॉइलिंग पॉइंट जो होती है डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर और मास के ऊपर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो बेसिक ग्रुप में ऊपर से नीचे आप आते जाएंगे तो जो एटमिक मास है वो इंक्रीज करता चला जाता है, जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि पोलोनियम की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज़्यादा होना चाहिए किससे? तो सेलेनियम से। सेलेनियम की ज़्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ऑब्वियसली पोलोनियम की हमें लगता है कि ऑक्सीजन की सबसे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए सल्फर से, सल्फर से ज़्यादा सेलेनियम से, ज़्यादा होना चाहिए टेलुरियम, लेकिन टेलुरियम की ज़्यादा हो जाती है पोलोनियम से, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वह सबसे कम होती है क्योंकि इसकी एटॉमिक मास सबसे कम है। सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा सेलेनियम की, उससे ज़्यादा टेलुरियम की, और उससे ज़्यादा होना चाहिए किसकी? तो पोलोनियम की। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होती है? तो पोलोनियम से ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है किसकी? तो टेलुरियम की। नाउ कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नाउ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन मतलब होती है कनेक्टिंग प्रॉपर्टी। एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होकर के जब लंबी चेन बनाता तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस ग्रुप की एलिमेंट जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा। तो बेसिस इस ग्रुप में सल्फर शो करता है सम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन लिटिल मतलब बहुत कम मात्रा में शो करता है, जबकि अदर एलिमेंट कोई कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो ऑब्वियसली सल्फर शोज इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी की। तो इन दिस ग्रुप ऑब्वियसली सल्फर शो करता है, सल्फर शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। सल्फर शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब एक सल्फर दूसरे से बॉन्ड करके चेन बनाता है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन सिर्फ ओजोन में थोड़ा सा है, ऑक्सीजन सोज लिटिल, नाम मात्र का सोज लिटिल, एंड अदर एलिमेंट और जो अदर एलिमेंट है डू नॉट शो, नहीं शो करता है, डू नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी, नहीं शो करता कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अदर एलिमेंट इस ग्रुप की नहीं शो करता कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है, जिसके कारण मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मतलब ऑक्सीजन सल्फर या ऑक्सीजन में कम मेटालिक कैरेक्टर, उससे ज़्यादा सल्फर, उससे ज़्यादा सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मतलब ये मेटालिक है, ये नॉन मेटल है, मेटलॉइड है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक मास के और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो हमें लगता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, तो बेसी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जानी चाहिए। मतलब ऑक्सीजन का लेसर होना चाहिए, सल्फर से लेसर, सेलेनियम से लेसर, टेलुरियम से लेसर, पोलोनियम से होना चाहिए, लेकिन नहीं, टेलुरियम की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज़्यादा होती है किससे? तो पोलोनियम से। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन मतलब कनेक्टिंग प्रॉपर्टी, एक एटम का दूसरे एटम से कनेक्ट होकर के चेन बनाना कहलाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो इस ग्रुप में सल्फर शो करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी,
जबकि ऑक्सीजन नाम मात्र का, ऑक्सीजन शो लिटिल एंड अदर एलिमेंट डू नॉट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नाउ एलोट्रॉपी, इस ग्रुप में सारे एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में पाया जाना, जैसे ऑक्सीजन O2 और O3 के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर ऑब्वियसली रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लोनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। तो ऑब्वियसली इस ग्रुप में सारे एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रॉप्स। तो ऑब्वियसली एलोट्रॉप्स क्या होता है? तो एक एलिमेंट का अलग अलग रूपों में पाया जाना कहलाता एलोट्रॉप्स। तो ऑब्वियसली ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इस सारे एलिमेंट इस ग्रुप की शो करता है, शोज व्हाट एलोट्रॉप, शो करता है एलोट्रॉप। जैसे ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप O2 एंड O3, सल्फर के 3 एलोट्रॉप ऑब्वियसली रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। नाउ कोवैलेंसी मतलब वैलेंसी, कोवैलेंसी। ध्यान दीजिए, इन दिस ग्रुप ऑक्सीजन शोज कोवैलेंसी 2। इस ग्रुप में जो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी होती है वह 2 होती है। तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितनी? तो 2। कोवैलेंसी क्या होती? तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, एक एटम के वैलेंस शेल में जितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वह उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी है? तो 8 कॉन्फिगरेशन क्या होगी? तो हीलियम ये 2s2, ये 2p4। तो ऑब्वियसली इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो हीलियम ये 2s है और ये 2p है, ये 2s है, ये 2p है। तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, 2p में 4, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 2, इसे कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2। जबकि कोवैलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू व्हाट? तो 2, 4 एंड 6 होती है। कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2, 4 एंड 6। मतलब क्यों? तो सल्फर की एटॉमिक नंबर होती है 16। कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, मतलब नियॉन हो गई। नियॉन ऑब्वियसली ये 3s2 और ये 3p4 हो गई। नियॉन 3s2, 3p4, मतलब ये नियॉन है, ये ऑब्वियसली ये 3s है, ये 3s है, और ऑब्वियसली ये 3p है, ये 3p है, और 3d यहाँ पर क्या होती है? तो पूरी की पूरी तरह वैकेंट होती है। ये आपको यहाँ पर 3d होता, ये 3d क्या है? तो पूरी की पूरी तरह वैकेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके यहाँ पर। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवैलेंसी 2 हुई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहाँ पर चली जाती है, मतलब 3p की इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अगर 3d में चला जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी, मतलब कोवैलेंसी 4। ऑब्वियसली ये 3s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर के 3d में चला जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, मतलब कोवैलेंसी 6। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाती है। इससे कोवैलेंसी ऑफ सल्फर 2 भी होती है, 4 भी 6 की। जबकि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी हमेशा 2 होती है। कि यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आगे जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 2 ही सब ऑर्बिट होती है। कौन सी? तो 2s एंड 2p, 2d होती नहीं है। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट होकर के जा ही नहीं सकती, मतलब ऑक्सीजन की कोवैलेंसी सिर्फ 2 होती है, जबकि सल्फर की कोवैलेंसी 2, 4 एंड 6 होती है। तो एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा है कि why SF6 exist, why SF6 exist, क्यों SF6 एग्जिस्ट करती है? SF6 एग्जिस्ट बट नॉट OF6, लेकिन OF6 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो ऑब्वियसली सल्फर की कोवैलेंसी 6 हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। ऑब्वियसली सल्फर की कोवैलेंसी 6 हो सकती है, सल्फर शोज कोवैलेंसी 6 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, जबकि ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 6 हो ही नहीं सकती है। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 6 हो ही नहीं सकती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ एटम। तो ये होगी। उसी तरह से ध्यान रखेंगे कि
obviously oxygen exists as generally exist as what to O2 due to formation of what to p pi bond मतलब ऑक्सीजन में क्या होती तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी बॉन्ड। ये होता क्यों है? बिकॉज जो ऑब्वियसली बिकॉज जो साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल, बिकॉज जो साइज होती है 2p ऑर्बिटल इज स्मॉल, 2p ऑर्बिटल इज स्मॉल ऑब्वियसली so lateral overlapping takes place, इसे lateral overlapping होती है। तो ध्यान रखेंगे वो जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो O2 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाती है, पी पाई बॉन्ड बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि 2p ऑक्सीजन में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में मौजूद है। तो बेसिस इसका 2p क्या करता है? तो लेटरल ओवरलैपिंग कर सकता है, इसलिए पाई बॉन्ड बन जाती है ऑक्सीजन के बीच में। लेकिन जो सल्फर H2 के फॉर्म में नहीं होगा, सल्फर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि सल्फर में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3p में है। सल्फर में जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? तो 3p में। तो 3p का जो साइज होता है, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल की जो साइज होती है लार्ज होती है। तो लार्ज ऑर्बिटल होने के कारण ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर सल्फर है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। क्यों गैप बहुत ज्यादा है? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है? एक्सल तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर का साइज बड़ा होने से ऑब्वियसली एक्सल ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन लेटरल ओवरलैपिंग मतलब साइडवे ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। इस कारण से सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, सल्फर के बीच में कभी पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे, फास्फोरस के बीच में कभी पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे, क्लोरीन के बीच में कभी पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे। तो ऑब्वियसली उसका कारण है इसकी साइज इतनी बड़ी है कि लेटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाती। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन तो हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वन ऑक्सीजन की अकरेंस, फर्स्ट वन इज द अकरेंस। तो ऑक्सीजन पाया जाता है इन एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास है। तो इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन पाया जाता है अबाउट 21% बाय वॉल्यूम। अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो अकरेंस ऑक्सीजन फाउंड इन एयर अबाउट 21% बाय वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन एयर में पाया जाता है लगभग 21% बाय वॉल्यूम। एंड इन अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में, इन अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑब्वियसली ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट में पाया जाता है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही। अगर अर्थ क्रस्ट में कहा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। जबकि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन दूसरा है। तो ऑब्वियसली अकरेंस, ऑक्सीजन की अकरेंस एयर में ऑक्सीजन लगभग 21% बाय वॉल्यूम पाया जाता है, जबकि इन अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा।
तो ऐसे भी ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन क्या है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन ऑफ O2, O2 की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ O2 की प्रिपरेशन, तो फर्स्ट वन इज द लेबोरेटरी मेथड। लैब मेथड मतलब प्रयोगशाला में, मतलब इन स्मॉल स्केल O2 is produced by heating its oxysalt, by heating oxysalt like obviously chlorate, nitrate, etc. Chlorate, nitrate, it is। तो स्मॉल स्केल में जो O2 होती है, मतलब लेबोरेटरी में जो O2 है वो प्रोड्यूस करी जाती है बाय हीटिंग ऑक्सीसॉल्ट। ऑक्सीसॉल्ट जैसे क्लोरेट है, नाइट्रेट है, एक्सेट्रा। जैसे बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट। तो जब पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और O2 देगा। ऑब्वियसली ये सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है। ऑब्वियसली अगर सोडियम नाइट्रेट है, अगर इसे आप हीट करेंगे तो क्या देगा, NaNO2। ऑब्वियसली ये सॉलिड है, ये ऑब्वियसली ये गैस है। नाउ सेकेंड वन, by thermal decomposition of higher oxides. Now second one, by thermal decomposition of higher oxides के थर्मल डिकम्पोजिशन से, जैसे अगर आपके पास सिल्वर की ऑक्साइड है, इसे अगर आप स्ट्रांगली हीट कर दीजिए तो ये क्या देगा, तो ऑब्वियसली ये सिल्वर दे देगा प्लस ऑक्सीजन दे देगा। उसी तरह से अगर मरकरी की ऑक्साइड है, ये अगर मरकरी की ऑक्साइड है, सॉलिड है, हीट करेंगे तो क्या करेगा, तो ये Hg प्लस O2 दे देगा। यदि आपके पास लेड की ऑक्साइड है Pb3O4, तो ऑब्वियसली अगर इसे हीट कर दे तो ये क्या दे देगा, तो ये PbO प्लस O2 दे देगा। तो भाई हीटिंग हायर ऑक्साइड्स, जब हायर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड्स, हायर ऑक्साइड की जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड। नाउ थर्ड वन, बाई decomposition of hydrogen peroxide, by decomposition of hydrogen peroxide, H2O2 के डिकम्पोजिशन। तो ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम हीट करें तो ये डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो H2O प्लस ऑब्वियसली O2। लेकिन इन लार्ज स्केल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑब्वियसली इन लार्ज स्केल O2 इज ऑब्टेन, लार्ज स्केल में जो O2 है वो ऑब्टेन करी जाती, O2 इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑब्वियसली अगर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करेंट को पास कराइए इलेक्ट्रोलाइटिस होशन, तो इसके ऑब्वियसली वाटर के अंदर H+ और OH- होंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होगा,
तो ये एनोड है और ये कैथोड है, यहाँ पर OH माइनस आएगा और OH माइनस आने के बाद ये H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दिस वन ये है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आएंगी और इसके अंदर चूंकि इसके अंदर OH माइनस और H प्लस आयन है, ऑब्वियसली कैथोड पर क्या होगी, तो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होगा, तो ऑब्वियसली H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाट, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग एनोड पर ऑक्सीजन को लिबरेट करा सकते हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल में जो ऑक्सीजन ऑब्टेन किया जाता है बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियली मतलब औद्योगिक दृष्टि से इंडस्ट्रियली जो ऑक्सीजन होती है इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ऑब्वियसली एयर में क्या है, तो एयर में क्या है, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑब्वियसली मॉइस्चर है। तो पहले ऑब्वियसली कॉन्डेंस करके पहले ऑब्वियसली एयर की टेम्परेचर को डाउन कर करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, तुरंत निकल जाता है। फिर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बच जाती है उसको लिक्विफाई किया जाता है और फिर उस लिक्विड की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कराई जाती है, तो ऑक्सीजन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है, मतलब एक साथ आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, दोनों लार्ज स्केल में मिल जाती हैं। तो इंडस्ट्रियली O2 इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीजन में फर्स्ट वन अकरेंस, ऑक्सीजन पाया जाता है एयर में लगभग 21% बाय वॉल्यूम, और अर्थ क्रस्ट में फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो हर चीज़ में है, ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। प्रिपरेशन ऑफ O2 लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। इन लेबोरेटरी स्मॉल स्केल में जो O2 होती है प्रोड्यूस करी जाती है बाय हीटिंग ऑक्सी सॉल्ट लाइक क्लोरेट, नाइट्रेट एक्सेट्रा। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर को अगर हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है। लार्ज स्केल में O2 ऑब्टेन होती है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या इंडस्ट्रियली जो O2 ऑब्टेन होती है बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में क्या तो ऑक्सीजन है, तो ये इसका ना तो कोई कलर है, मतलब ना कोई रंग है, ना कलरलेस, ऑर्डरलेस, ना कोई गंध है, टेस्टलेस, ऑब्वियसली ना इसका कोई स्वाद है, मतलब ये रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, दैट्स वाई एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव। इस यही कारण है कि जल में जीवन है। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन सॉल्युबल है वाटर के अंदर, उसी के कारण ही ऑब्वियसली जल के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। दैट सपोर्ट, जो सॉल्युबल ऑक्सीजन होता है सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को। तो ध्यान रखें। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, जो डाइऑक्सीजन होती है, डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। जो O2 है वह कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है रूम टेम्परेचर पर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स वाई, यही कारण है, दैट्स वाई एक्वेटिक लाइफ
एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव। यही कारण है कि जल में जीवन होती है। तो डाइऑक्सीजन इज कलरलेस और डरलेस टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर। ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, यही कारण है कि एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है, मतलब जल के अंदर जीवन होती है। डाइऑक्सीजन की जो डाइऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लगभग 90 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वह 55 केल्विन के आसपास होती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17। ऑब्वियसली जो डाइऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 55 केल्विन है, 90 केल्विन है, और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वह लगभग 55 केल्विन होती है। ऑब्वियसली इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, इट हैज 3 आइसोटोप्स, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज व्हाट, तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18, जिसे मेनली नेचर में पाया जाता कौन, तो ऑक्सीजन 16। जो डाइऑक्सीजन है O2 कंबाइंस विथ, ये कंबाइन करता है, कंबाइंस विथ मोस्ट मेटल एक्सेप्ट ऑब्वियसली नोबल मेटल जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, एंड मोस्ट नॉन मेटल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन करता मोस्ट मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, कंपाउंड के साथ। तो ऑक्सीजन कंबाइंस विद मोस्ट मेटल एक्सेप्ट प्लैटिनम, गोल्ड, मोस्ट नॉन मेटल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस या नोबल एलिमेंट। जैसे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल, जैसे तो फर्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन विथ पहले नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन देता है, रिएक्शन ऑफ O2 विथ नॉन मेटल, तो ऑब्वियसली गिव्स देयर ऑक्साइड, गिव्स देयर वार्थ ऑक्साइड। जैसे अगर आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दीजिए तो क्या दे देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन से जो कॉम्बिनेशन होती है मेटल नॉन मेटल या कंपाउंड की, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यदि फास्फोरस है, ऑक्सीजन में मतलब एयर में बर्न कर देंगे तो ये क्या देगा, P4O10 दे देगा। अगर आपके पास सल्फर है, ऑक्सीजन बर्न कर देंगे तो क्या दे देगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड दे देगा। तो ये रिएक्शन करता है किसके साथ, तो मेटल के साथ। इट इज रिएक्शन ऑफ O2 विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ O2 विथ मेटल के साथ गिव्स मेटल ऑक्साइड, गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड, गिव्स यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक की नेचर होती है, मतलब जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए तो कार्बोनिक एसिड दे देगा, एसिडिक हो जाएगा। P4O10 को पानी में डालिए, H3PO4 एसिडिक है। तो ऑब्वियसली नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके नॉन मेटल की ऑक्साइड देता है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड देता है, जबकि विथ मेटल गिव्स मेटल ऑक्साइड, और इसी को आप क्या कर सकते हैं, दैट इज बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक ऑक्साइड होती है। जैसे लिथियम है, लिथियम ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद लिथियम ऑक्साइड Li2 देता है, जबकि सोडियम को अगर ऑक्सीजन में मतलब एयर में बर्न कर दिए तो ऑब्वियसली ये सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड देता है। ध्यान, ये Na2O2, ये ध्यान के इंपॉर्टेंट वजह में पूछा है
कि अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, एयर के साथ कंबाइन करते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड दोनों मिलती है। जबकि अगर आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये सुपर ऑक्साइड देता है, ये KO2, ये सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देता है। ध्यान रखेंगे, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देता है। तो बेसी लिथियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद लिथियम की ऑक्साइड, सोडियम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद सोडियम की ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड। ध्यान है, यहाँ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, तो ये सिंपल ऑक्साइड है ना। ये क्या है, तो सिंपल मेटल ऑक्साइड है, ये आपका मेटल ऑक्साइड है मतलब। और ये आपका क्या है, तो ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, ये ऑक्साइड एंड परऑक्साइड है। और ये आपका क्या है, तो सुपर ऑक्साइड है। अगर कैल्शियम, पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम के साथ रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। यदि आपके पास कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा दे तो क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेसी रिएक्शन ऑफ O2 विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद क्या देता है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड देता है। जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या करता, तो सॉल्यूशन की नेचर को एसिडिक बना देता है। इसलिए हम लोग नॉन मेटल की ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ O2 विथ मेटल, मेटल के साथ क्या देगा, तो मेटल की ऑक्साइड। जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है। जैसे लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लिथियम की ऑक्साइड दे देगा, सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन करके ध्यान, ये लिथियम ऑक्सीजन से लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद सोडियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों देता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद उसकी सुपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ATC। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीन, डाइऑक्सीन कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। यही कारण है कि एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करते, मतलब जल में जीवन होता है, मतलब जल के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 90 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, 17 एंड 18। ऑब्वियसली O2 कंबाइंस करता है मोस्ट मेटल के साथ एक्सेप्ट नोबल मेटल दैट इज प्लैटिनम, गोल्ड एंड मोस्ट नॉन मेटल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। तो ऑक्सीजन कंबाइन करता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ। जैसे नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड देता है, जबकि मेटल के साथ ऑब्वियसली मेटल की ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड देता है। मतलब इन सारे मेटल को अगर वाटर में डिजॉल्व करिएगा तो सोल्यूशन की नेचर को क्या करेगा, तो ये बेसिक बना देगा और ये एसिडिक बना देगा। इसलिए हम लोग कहते हैं ये नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, तो एसिडिक ऑक्साइड, और ये मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, तो बेसिक ऑक्साइड होती है। Now reaction of O2 with कंपाउंड, तो ऑक्सीजन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो रिएक्शन ऑफ O2, रिएक्शन ऑफ O2 विथ कंपाउंड्स, जैसे ऑब्वियसली सल्फर की कंपाउंड जैसे जिंक सल्फाइड है, तो बेसिक रिएक्शन ऑफ O2 विथ कंपाउंड क्या करेगा, तो it oxidizes compounds into their oxide, जैसे अगर हमारे पास जिंक की कंपाउंड जिंक सल्फाइड है और इसको अगर हम लोग हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपने रोस्टिंग में पढ़ा था कि जितनी भी सल्फाइड ओर है उसको हम एयर में हीट करते हैं तो सल्फाइड ओर को क्या करता है, तो ऑक्साइड में, जैसे जिंक की सल्फाइड है तो ZnOSO2। अगर गैलेना है उसको अगर हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो क्या होती है, तो PbO प्लस SO2। ऑब्वियसली अगर आपके पास HgS है, ऑब्वियसली O2 है, हीट कर देंगे तो क्या होगा, तो AgO प्लस SO2। तो ऑब्वियसली सल्फाइड को ऑब्वियसली अगर आपके पास APO है, O2 है, ऑब्वियसली ये क्या करेगा, तो Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा। उस तरह से हाइड्रोकार्बन को, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है जैसे मीथेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा दीजिए तो ये क्या करेगा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है सम कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑब्वियसली जैसे अगर आपके पास इट ऑक्सीडाइजेज some compounds in presence of catalyst। जैसे
अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और इसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है, याद रखिएगा, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन नहीं करता बल्कि किसके प्रेजेंस में करता है, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है। तो ये क्या देता, तो ऑब्वियसली ये SO3 दे देता है। उस तरह से और भी ले सकते हैं, जैसे अगर HCl है, HCl है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ऑब्वियसली HCl है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऑक्सीजन से कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, तो CuCl2। तो ये देता क्या, तो ये Cl2 प्लस H2O देता है। उसी तरह से ऑब्वियसली अमोनिया ऑक्सीजन से कंबाइन करता है किसके प्रेजेंस में, तो प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो ये क्या देता, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है कुछ कंपाउंड से कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, नोट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल, जैसे इन पीरियड में अगर आप जाएं, जैसे पीरियड में अगर आप ले लेते हैं सोडियम की ऑक्साइड, ऑब्वियसली सोडियम के बाद मैग्नीशियम की ऑक्साइड, ऑब्वियसली एल्युमिनियम की ऑक्साइड, सिलिकॉन की ऑक्साइड, फास्फोरस की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड और क्लोरीन की ऑक्साइड। तो ऑब्वियसली ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है बेसिक, और इट इज द बेसिक ऑक्साइड। और ये आपका क्या है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। और ये आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ऑब्वियसली ये बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड है, मतलब यहां पर क्या है, तो बेसिक ऑक्साइड मतलब इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर कम है, जबकि ये क्या है, तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्साइड को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो HCl4 देगा, स्ट्रांगली एसिडिक है। ये क्या, तो स्ट्रांगली एसिडिक है। तो आप कह सकते हैं कि पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करते हैं। तो इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीजेज। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होती है, तो इंक्रीज करती है। उसी तरह से अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे हम आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है। तो ध्यान रखेंगे उसी तरह से पीरियड में, जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है, उसी तरह से ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स क्या होती है, तो डिक्रीज करती है। तो ध्यान रखेंगे, ये ऑलरेडी एसिड बेस में मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो इन पीरियड जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है। वहां पर और भी मैंने बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, तो वह ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है, वह रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ। तो जैसे आपका जो बेसिक ऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो एसिड के साथ। तो जो एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, तो बेस के साथ। तो बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है एसिड के साथ और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है बेस के साथ। और कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे जिंक की ऑक्साइड, याद रखने के लिए वो थे जनाबी अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग और आज सभी बिहार गए। तो जनाबी अली मतलब जिंक की ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड, बेरिलियम की ऑक्साइड, एंटीमनी की ऑक्साइड, जनाब अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, लेड की ऑक्साइड, टिन की ऑक्साइड, ये सब क्या है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं। उसी तरह से आज सभी बिहार गए आर्सेनिक की ऑक्साइड, एंटीमनी की ऑक्साइड, बिस्मथ की ऑक्साइड, ये सब क्या है, आज सभी बिहार गए। गैलेनियम की ऑक्साइड, गैलियम की ऑक्साइड, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
तो जो बेसिक ऑक्साइड होती है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस, बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है एसिड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है बेस के साथ, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती हैं। एक होता था न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड में तो वो ऑक्साइड जो ना तो एसिड ना तो बेस से रिएक्शन करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं तो न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। ठीक है, नाउ कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब ओजोन, इसमें थोड़ा ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है ओजोन, ओजोन इट इज एन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप्स, ऑब्वियसली वायुमंडल में एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर हाइट पर ओजोन लेयर फॉर्म होती है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर फॉर्म होती है वह प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस को फ्रॉम एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, लगभग एट हाइट ऑफ 20 किलो ओजोन लेयर फॉर्म्ड, ओजोन लेयर फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बनी हुई है विथ बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा, ओजोन। तो एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर ओजोन लेयर फॉर्म है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही जो ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ऑब्वियसली ये ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, बचाता है अर्थ सरफेस को। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं तो वो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, तो ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम सन, जो सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से ऑब्वियसली अर्थ सरफेस को बचाता है। अगर हम लोग कहें प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ ओजोन हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, तो यदि हम डाइऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करते हैं, जब हम डाइऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करेंगे, जब हम डाइऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करते हैं तो ये हमें क्या देगा, तो ओजोन देगा। तो जब डाइऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करते हैं तो ओजोन देता है। ये जो रिएक्शन होती है इंडोथर्मिक होती है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन की प्रॉपर्टीज, तो ओजोन पेल ब्लू गैस है। ऑब्वियसली यदि ओजोन गैस के फॉर्म में तो हल्का नीला होता है, जब उस ओजोन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और अगर उसे हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तो वायलेट ब्लैक, गहरा काला हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन इट इज ऑब्वियसली पेल ब्लू गैस,
ऑब्वियसली गैस के फॉर्म में रखेंगे तो ये हल्का नीला होगा। पेल ब्लू गैस, डीप ब्लू लिक्विड, डीप ब्लू लिक्विड, अगर इसे लिक्विड बना दें तो ये गहरा नीला हो जाएगा, डीप ब्लू लिक्विड। एंड ऑब्वियसली डार्क वायलेट एंड डार्क वायलेट ब्लैक सॉलिड। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ये पेल ब्लू गैस है, ये हल्का नीला गैस है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है और वायलेट ब्लैक सॉलिड होती है। ऑब्वियसली जो ओजोन होता आसानी से लिबरेट करता है नेसेंट टॉक्सिन, इस कारण से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑब्वियसली जो ओजोन इजली लिबरेट व्हाट, तो नेसेंट टॉक्सिन, इजली लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, ये इजली लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ओजोन इजली लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, सो इट एक्ट एज, इसलिए इसलिए एक्ट करता है एज पावरफुल, इट एक्ट एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए एक्ट करता है एज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली ओजोन इजली लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन, इस कारण से ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो O3 होता वो डिकम्पोज करके O2 और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यही कारण है जैसे कि आपके पास लेड सल्फाइड है और इसको आप ओजोन के साथ हीट करा दें तो ये से ऑक्सीडाइज कर देगा PbSO4 प्लस O2 में, PbSO4 प्लस O2 में। उसी तरह से अगर आपके पास KI है और इसे O3 के साथ, अगर इसे ये KI है आपके पास, इसे O3 के साथ ट्रीट करा दें इन H2O तो ये क्या दे देगा, तो QH प्लस I2 प्लस, मतलब ऑब्वियसली आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में प्लस O2। उसी तरह से अगर नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है और इसे ओजोन के साथ हीट करा दें तो ये क्या दे देगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को NO2 प्लस O2। तो ऑब्वियसली ओजोन लिबरेट करता है नेसेंट टॉक्सिन, इस कारण से जो ओजोन होती है आसानी से लिबरेट करता है नेसेंट टॉक्सिन, इस कारण से ये ऑक्सीडाइज कर देता है लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, मतलब ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा लेड सल्फेट में, KI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अगर इसकी स्ट्रक्चर कही जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या इसी को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ये O, ये प्लस माइनस दिस वन। ध्यान दीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज है, डायरेक्टेड अटैच एक ऐसे एटम्स का पाई बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पर रेजोनेंस शो करता है, मतलब ये उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब ये पाई बॉन्ड जब इधर आ जाएंगी, ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड जब इधर आ जाएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन फिर जब इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगी तो ये माइनस ये प्लस, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन, कभी निगेटिव चार्ज यहाँ है, कभी निगेटिव चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में पास है डबल बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए ओजोन में सारी ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ध्यान रखिएगा। नोट इन ओजोन ऑब्वियसली इन ओजोन में क्या होती है, तो ऑल ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इज सेम, किसके कारण, इज सेम ड्यू टू रेजोनेंस। सेम एक बार जो पूछा, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या होती है, तो ओजोन की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो सेम होती है। तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ऑब्वियसली ये कंजुगेटेड सिस्टम इसलिए रेजोनेंस करता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, जितना बॉन्ड लेंथ ही होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ ही होगी। तो ओजोन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। ऑब्वियसली ये ओजोन यूज होता है एज ए जर्मिसाइड के रूप में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है,
वाटर को स्टेरिलाइज किया जाता है ओजोन की मदद से। तो ओजोन एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन लेयर फॉर्म होती है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन लेयर फॉर्म हुई हुई है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसी ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस में कन्वर्ट होता है? तो ओजोन में। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है सरफेस फ्रॉम ऑब्वियसली एक्सेसिव रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम सन। तो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आ रही है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है कौन? तो ओजोन लेयर। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, अगर ऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करें तो ओजोन फॉर्म होती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ये पेल ब्लू गैस होता है। अगर गैस के में लें तो ये ओजोन हल्का नीला होता है, डीप ब्लू लिक्विड, गहरा नीला लिक्विड है, एंड डार्क वायलेट ब्लैक सॉलिड और वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। मतलब सॉलिड के फॉर्म में ये वायलेट ब्लैक होती है। पूछा जाए में अंदर ये ओजोन आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है, इस कारण से ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिक ओजोन O2 और नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? तो सल्फाइड को सल्फेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इन ओजोन ऑल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होती है? तो सेम हुई है, तो ड्यू टू रेजोनेंस। ओजोन में जो सारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, किसके कारण? तो ड्यू टू रेजोनेंस। ऑब्वियसली ओजोन की जो यूज होती है ऑब्वियसली एज जर्मिसाइड के रूप में है, वाटर स्टेरिलाइजिंग के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सल्फर की केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।